नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्विक आईएएस में। आज की जो क्लास है आपकी प्राचीन भारत एशियंट इंडिया का सेकंड क्लास है। इससे पहले हमने फर्स्ट क्लास कराई थी और उसमें हमने देखा था हड़प्पा सभ्यता को। ठीक है, कंप्लीट हड़प्पा सभ्यता करा दिया था हमने। शॉर्ट नोट थे और हैंड रिटन नोट्स रहे हैं उसके, जो क्लास नोट्स हैं जो रिवीजन के तौर पे हमारे काम आते हैं। ठीक है, ये यूपीएचडी बेस्ड क्लास रहेगी, यूपीएससी और पीसीएस और आरओ के लिए। ठीक है, क्योंकि इसका जो हमारा जो पर्पज है ना, सिर्फ आपको रिवीजन कराना है, डिटेल्स में नहीं पढ़ाना, क्योंकि जब एग्जाम आते हैं तो हमें शॉर्ट्स नोट्स जो हमारे होते हैं वही हमारे काम आते हैं, क्योंकि हम जल्द से जल्द उसका रिवीजन कर सकें। ठीक है, जैसे अभी ये प्राचीन इतिहास के स्रोत है ना, तो इसमें हमने 8 पेज को लिया है ना। टोटल 4 पेज लिए हैं। अगर फोल्ड करोगे वन एक पेज पे दो देखेंगे तो 8 पेज वो कहलाते हैं, लेकिन 4 पेज हमने इसमें खर्च किए थे, जो कि प्राचीन भारत के स्रोत में लगाए हैं। एज इट इज हमने ऐसे ही आपका हड़प्पा सभ्यता में भी हमने सबसे शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं, जो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो और हमारी जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है, कल से जो स्टार्ट होने वाली है, वो एनसीईआरटी की क्लास हुई। ठीक है, तो ये क्लास हम कराने वाले हैं एनसीईआरटी, जो कि आपकी दृष्टि आईएएस से रिलेटेड है। दृष्टि आईएएस की जो एनसीईआरटी है ना, ज्योग्राफी की, जिसमें 6 से लेके 12th तक के एमसीक्यू प्रैक्टिस कराए गए हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, तो वो हमने तैयार कर लिए हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में, अपने पीपीटी बना दी है उसकी, तो हम उसको कल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप अगर इसका फायदा लेना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, ताकि कल इस क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्लास टू क्लास चलेंगे, 6 क्लास है तो 6 दिन में हम इसको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो आप रिवीजन करना अधिक से अधिक। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास, एंसेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। है ना, तो ये हमें ये पढ़ना, पुरातत्व साक्ष्य देख रहे हैं। पुरातत्व साक्ष्य क्या में क्या क्या पढ़ना हमें, और क्या क्या जानकारी हमें मिलती है इतिहास के बारे में। वहीं विदेशी यात्रियों के द्वारा क्या क्या विवरण विवरण दिए थे, उनसे हमें क्या इतिहास की प्राप्ति होती है, क्या हमें इतिहास की जानकारी होती है, वो हम देख लेते हैं। और फिर आता है आपका साहित्यिक स्रोत, जो साहित्यिक कुछ धार्मिक स्रोत थे, है ना, जिनमें हमें अपने साहित्य के इतिहास के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। तो अभी हम देखने वाले हैं पुरातत्व साक्ष्य, जो हमें जानकारी क्या देते हैं। जैसे भौतिक अवशेष होते हैं, स्मारक और भवन के अवशेष ना, फिर उन पे हमें जानकारी करते हैं कि ये कितना पुराना है। ठीक, तो उस हिसाब से हमें देखने को मिलता है स्मारक भवन, सिक्के। सिक्के भी इसमें पुरातत्व शास्त्र में आते हैं, और सबसे पहले सिक्के चले थे वो आहत सिक्के चले थे। ठीक है, कौन से थे? आहत सिक्के थे। और इन पे कोई भी वो लेख नहीं होता था, कुछ भी लिखा नहीं होता था। ये कैसे होते थे? जैसे एक सिक्का बना दिया और उस पे मोहर लगा दिया ना, ठप्पा वाली मोहर हुई थी वो। इस प्रकार के जो सिक्के होते हैं ठप्पा लगा के, तो उनको आहत सिक्के कहते हैं। और केवल आकृतियां ही इस पे बनी होती है। ठीक है, क्या बनी थी? आकृतियां बनी हुई थी, मछली, हाथी और पेड़ ईटीसी। ठीक है, यहाँ हमें याद देखने वाली बात जो होती है आपकी, मछली और पेड़, हाथी। ये यहाँ हो जाता है कि आज सिक्के जो थे, अगर यूपीएससी यहाँ गेम खेल देता है आपके साथ में, किसी तरह से गेम खेलता है, क्योंकि मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्या क्या इफेक्ट हुए थे वो, और वो आपको स्टेटमेंट के तौर पे आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये चीज़ें बता सकता हूँ कि यहाँ यहाँ ये चीज़ें थी, और उनको आप स्टेटमेंट में कवर कर दो। कैसे? देखो, अब यहाँ से इस यूपीएससी अगर क्वेश्चन बनाएगा तो वो किस तरह से बनाएगा। जैसे आज सिक्के पर कोई लेख नहीं होता था। ठीक है, उन पर केवल आकृतियां बनी होती थी। अब यहाँ पर क्या दे दिया उन्होंने? केवल दे दिया। ठीक है, और मोस्टली हम देखते हैं कि केवल जो शब्द में आ जाता है वहां पर हमारा एक्सट्रीम हो जाता है, और हम उसको गलत करने की कोशिश करते हैं और गलत कर देते हैं उसको, कि वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ दे दिया केवल आकृतियां ही बनी थी लेकिन लेख नहीं थे, तो ये स्टेटमेंट आपका सही होगा। तो आपको ये याद रखना है, केवल आकृतियां बनी थी, मछली, हाथी, पेड़, ईटीसी की। आज सिक्कों पर आकृतियां बनी होती थी, ये आपको याद रखना है मोस्टली। ठीक है, अभिलेख थे। अभिलेखों में कुछ चीज़ें जो लिखाई गई थी शासकों के द्वारा, वो चीज़ें प्राप्त होती हैं। मूर्तियाँ और चित्रकला और मोहरें से हमें ये ज्ञात होता है कि प्राकृतिक साक्ष्य इतिहास के बारे में पता चलता है। वहीं अगर ये बात करें तो आहत सिक्के जो हैं सबसे पहले काम मिले थे 1800 ईस्वी में, कोयम्बटूर तमिलनाडु में खोजे गए थे। और किसके द्वारा खोजे थे? कर्नल कोल्डवेल द्वारा इसको प्राप्त किया गया था, मतलब कि खोजे गए थे। जो सिक्के सबसे पहले मिले थे वो कोयम्बटूर तमिलनाडु में मिले थे, 1800 ईस्वी में थे। किसको मिले थे? कर्नल कोल्डवेल द्वारा। ठीक है, यहाँ देखें तो सर्वप्रथम तिथि युक्त जो लेख चलाए थे, जो लेख युक्त जो सिक्के चलाए थे ना, वो किन्होंने चलाए थे? हिंदू यूनानियों द्वारा चलाए गए थे। ठीक है, और इन्होंने ही इनको जारी किया था। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है, अगर विदेशी यात्रियों का विवरण देखें तो कौन कौन आते हैं। जैसे सबसे पहले आते हैं यूनानी, ये क्रम भी पूछ लेता है, तो क्रम भी आपको याद रखना है। सबसे पहले आते हैं यूनानी। यूनानी ने क्या भारत के बारे में विवरण दिया। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पर आते हैं आपके रोमन। ठीक है, सबसे पहले यूनानी आई, फिर रोमन आई, फिर कौन आता है? अरबी, और फिर चीनी। ठीक है, ये यात्री थे जो प्राचीन भारत में आते हैं, है ना। जो यात्री थे वो प्राचीन भारत में आते थे, तो यूनानी, रोम, अरब और और चीनी। ठीक है, ये जो यात्री थे भारत आए थे, उन्होंने भारत के इतिहास के बारे में क्या क्या जानकारी हमें देती हैं, तो वो हमें स्टडी आगे देखेंगे इसमें। अब देख लेते हैं जो साहित्यिक स्रोत कौन से थे। साहित्यिक स्रोत में बात करें तो सबसे पहले देखें धार्मिक साहित्य, है ना। धार्मिक साहित्य में क्या क्या थे? ब्राह्मण साहित्य था, और एक गैर ब्राह्मण साहित्य था, है ना। ब्राह्मण साहित्य में हम क्या क्या देखने को मिलता है? वेद थे, उपनिषद थे, आरण्य थे, और पुराण और स्मृतियाँ थी, जो हमें ब्राह्मण साहित्य में हमें देखने को मिलती है, और इतिहास के बारे में हमें जानकारी देती हैं।
फिर आता है आपका गैर ब्राह्मण साहित्य, है ना? गैर ब्राह्मण साहित्य में देखें तो बौद्ध ग्रंथ आता है और जैन ग्रंथ आता है, ठीक है? तो ये जैसे धर्म है ना? तो धर्म है तो हमें ये याद रखना है जो बौद्ध ग्रंथ है और जैन ग्रंथ है, इनको गैर ब्राह्मण साहित्य के रूप में पढ़ते हैं, और जो ब्राह्मण साहित्य है वेद, उपनिषद और आर्णव और पुराण स्मृतियाँ, इनको ब्राह्मण साहित्य के रूप में देखते हैं। तो बौद्ध ग्रंथों में हमें पता चलता है कि कौन-कौन से बौद्ध ग्रंथ थे। एक तो सुत्त पिटक था, है ना? सुत्त पिटक, विनय पिटक, धम्म पिटक और महावंश और दिव्यवंश और बुद्ध चरित्र, ये थे आपके बुद्ध ग्रंथ के संबंधित। और अगर जैन ग्रंथ की बात करें तो यह था आपका कपिल सूत्र, भगवती सूत्र और आपका अचारंग, ठीक है? तो अचांग्रंग सूत्र, यहाँ अगर पिटक आ जाए तो बौद्ध से संबंधित लगा देना, और सूत्र आ जाए तो जैन से संबंधित लगा देना, ठीक है? और इनमें कई जो इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलती है और समाज के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है? वहाँ की आर्थिक स्थिति क्या थी, है ना? सांस्कृतिक स्थिति क्या थी, तो वो हमें गैर ब्राह्मणों से और ब्राह्मण साहित्यों से हमें प्राप्त चलती है, ठीक है? आगे देखें तो गैर धार्मिक जो स्रोत है ना, उनमें अगर हम देखें तो जैसे राजतरंगी कल्लर द्वारा लिखी गई थी, इसमें भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, प्राचीन इतिहास के बारे में। हर्षचरित का बाणभट्ट, ठीक है? यहाँ से भी हमें जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र कौटिल्य और मौर्य शासन के समय में, और संगम साहित्य में से, है ना? तो यहाँ से हमें गैर धार्मिक साहित्य हैं, और यहाँ से हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब देखें सिक्के, इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना होती है, जहाँ हम मिस्टेक करते हैं, हमें सिर्फ रिकॉल कराना है, रिवीजन कराना है, न कि हमें पूरा थ्योरी पढ़नी है, ठीक है? थ्योरी तो आपने साल भर पढ़ी होगी, लेकिन जो रिवीजन होता है वो शॉर्ट नोट्स के ही थ्रू होता है, जहाँ से हम जल्द से जल्द रिवीजन करते चलें, ठीक है? इस वीडियो को अगर आप 1 से 2 बार देखोगे ना, तो आराम से ईज़िली आपको समझ में आ जाएगा, जो आपने पढ़ा था ना, वो पूरा रिकॉल हो जाएगा एक साथ में। सिक्के सिक्के देखें, तो सिक्के में क्या था? सिक्के थे जैसे कुषाण शासक, है ना? कुषाण शासक विक्रमोत्तिफिसेस्ता ने सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, ठीक है? ये क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के कौन से किसने चलाए थे? तो कुषाण शासक था, और उसका नाम था विक्रमोत्तिफिसेस ने सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। गुप्त शासकों की बात करें तो इन्होंने सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए थे? अब यहाँ पर पॉइंट याद रखने वाला होता है कि जो कुषाण शासक था, विक्रमोत्तिफिसेस था, उसने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे सबसे पहले। अगर सबसे अधिक सोने के सिक्के की बात करें तो वो गुप्त शासकों ने चलाए थे, ठीक है? और कुषाण शासक की बात करें तो सर्वाधिक तांबे के सिक्के भी किन्होंने चलाए थे? कुषाण शासकों ने चलाए थे। सातवाहन की बात करें तो इन्होंने शीशे और टिन के सिक्के जारी किए थे, ठीक है? सातवाहनों ने। और सर्वाधिक सिक्के जारी करने वाले कौन थे? मौर्य शासक थे। तो ये हमें याद रखना है। सबसे पहले क्या, विक्रमोत्तिफिसेस ने सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। गुप्त शासक की बात करें तो सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने चलाए थे। कुषाण की बात करें, सर्वाधिक तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे? वो भी कुषाणों ने किए थे। सातवाहन जो थे, शीशे व टिन के सिक्के जारी किए थे। सर्वाधिक सिक्के जारी करने वाले कौन थे? मौर्य शासक थे। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? फिर आगे देखिए, पुरालेख शास्त्र में हमें क्या पता है ना? क्या-क्या हमें, जैसे इपोग्राफी होती है, पुरालेख शास्त्र, उसमें हमें क्या जानकारी मिलती है? अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं, है ना? तो ये भी आपको वन डे एग्जाम के थ्रू देख सकते हो कि पुरालेख शास्त्र किसे कहते हैं? जिसमें अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है, उनको पुरालेख शास्त्र कहते हैं। और पैलियोग्राफी किसको कहते हैं? जो प्राचीन लिपियों का अध्ययन करते हैं। तो दोनों अलग-अलग है। तो पुरालेख शास्त्र, अभिलेखों का अध्ययन, ठीक है? और पैलियोग्राफी जो होती है, प्राचीन लिपि जो होती है ना, उनको अगर उनका अध्ययन किया जाता है, वो किसके अंतर्गत किया जाता है? पैलियोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है? अब आती है अभिलेख। अभिलेख से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, और किन किन अभिलेखों से हमें क्या क्या पता चला है, और ये जो अभिलेख हैं वो किन किन शासकों से संबंधित है और किस किस वंश से संबंधित है, ठीक है? तो वो देख रहे हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम प्राकृतिक प्राकृतिक भाषा में लिखा गया 300 ईसा पूर्व। इसके बाद संस्कृत भाषा में, और फिर बाद में क्षेत्रीय भाषाओं में भी लिखे गए थे। तो अगर ये क्रम पूछ ले यूपीएससी, अभी सवाल बना नहीं है लेकिन बन भी सकता है कि भाषाओं के आधार पर अगर देख ले, तो सबसे पहले कौन किस भाषा में अभिलेख जो मिले थे, सबसे पहले लिखे गए थे? प्राकृतिक भाषा में लिखे थे, ठीक है? 300 ईसा पूर्व। फिर उसके बाद सेकंड जो भाषा थी, पहले थी प्राकृतिक भाषा, ठीक है? सेकंड जो भाषा देखेंगे तो संस्कृत भाषा थी, और थर्ड जो आती थी वो क्षेत्रीय भाषा आ गई, ठीक है? क्षेत्रीय भाषाओं में अभिलेखों लिखने गए। तो ये अभी बनाया नहीं है, ये वाला सवाल बना भी सकता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है? क्या जानकारी प्राप्त होती है हमें अभिलेखों से, ठीक है? तो यहाँ सामान्य जन कैसा था, सामाजिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक जानकारी और प्राप्त होती है ना? ये इस तरह की हमें जानकारी मिलती है अभिलेखों से, ठीक? फिर देखें आगे, मौर्योत्तर और गुप्त काल के जो अधिकांश अभिलेख है ना, वो कार्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकस नामक ग्रंथ में संकलित है। तो ये हमारा पॉइंट हो जाता है, रिमेम्बरेबल पॉइंट हो जाता है। जैसे कार्पस जो मौर्योत्तर और गुप्त काल के जो अधिकांश जो अभिलेख हैं, वो कार्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकस नामक ग्रंथ में संकलित किए गए हैं, ठीक है? आगे देखें, अशोक के जो अभिलेख है ना, उनकी लिपियां कौन कौन सी थी? अशोक के अभिलेखों की लिपियां थी खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि और प्राकृत और ग्रीक और अरामिक,
ठीक। तो ये अशोक की लिपियों की थी, जिन्होंने अभिलेख बनाए थे अशोक ने, तो उन लिपियों की स्थिति देख, खरोष्टी, ब्राह्मी, प्राकृतिक, ग्रीक और अरामाइक, ये उनकी लिपियाँ थी, है ना? खरोष्टी थी, दाएँ से बाएँ लिखी जाती थी, और जो ब्राह्मी थी वो बाएँ से दाएँ लिखी जाती थी, ठीक है? प्राकृतिक की बात करें तो प्रारंभिक अभिलेख जो थे वो अशोक के, वो प्रारंभिक अभिलेख प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे, ठीक है? फिर आता अरामाइक, अरामाइक ये थे अफ़गानिस्तान में प्रयोग की गई वाली लिपि थी। और जो बाएँ से दाएँ जो ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ने वाला कौन-सा था? जेम्स प्रिंसेप्स ने 1837 में ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। अब ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखने वाला पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि जैसे अक्सर पूछ लेता है, वनडे एग्ज़ाम में भी पूछता है, सबसे पहले जो अभिलेख थे, अशोक के अभिलेख हैं, उनको पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? तो जेम्स प्रिंसेप्स को 1837 में जाता है, सबको पता है, ठीक है? अगर यूपीएससी थोड़ा-सा एक स्टेप आगे चलेगा तो वो पूछ सकता है कि जो जेम्स प्रिंसेप था, जिसने 1837 में अशोक के अभिलेखों को स्टडी की थी, उनको पढ़ा था, ठीक है? उसने किस लिपि को पढ़ा था, ठीक है? तो अब ऑप्शन दे देगा, ये या स्टेटमेंट देगी ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था या खरोष्ठी लिपि को पढ़ा था, है ना? तो इस तरह से 2 स्टेटमेंट दे दिए, 3 स्टेटमेंट दे दिए, तो क्या आंसर लगाएँगे? तो आपको ये आंसर लगाना पड़ेगा, ब जो ब्राह्मी लिपि है उसको जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था, ठीक है? ये इसका सही आंसर हो जाएगा। एक स्टेप आगे चलते हैं। अब देखें तो सर्वाधिक प्राचीन 20 जो अभिलेख है ना, सबसे पुराने जो अभिलेख हैं, उनको देखें 1400 बीसी अभिलेख में मिले थे। तो ये मिलते हैं आपके मध्य एशिया से प्राप्त हुए थे, है ना? और इसका जो नाम था बोग जकोई में प्राप्त हुए थे। कहाँ से मिलते हैं? भोगजुकोई से प्राप्त हुए थे, और जिन पर जो थे, इन पर इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, है ना? नामक जो वैदिक देवता थे, उनके बारे में जानकारी यहाँ से मिलती है। मध्य एशिया से भोगजुकोई से जो अभिलेख प्राप्त हुए थे ना सबसे पहले, उनमें किन-किन की जानकारी मिलती है? तो कौन-कौन से जो वैदिक देवता थे, वो था आपका इंद्र थे, ठीक है? इंद्र थे, वरुण थे और मित्र थे, है ना? और नासत्य। है ना? ये इन देवताओं की हमें जानकारी मिलती है सर्वाधिक पहले मध्य एशिया से, जो बाजकोई से जो अभिलेख प्राप्त होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। इनकी खोज हुई थी 1907 में, है ना? 1907 में होंगो विंकलर विंकलर ने इनकी खोज की थी, और महत्वपूर्ण अगर अभिलेखी की बात करें तो अभिलेख और उनके शासक भी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ से सवाल बनने के चांसेस बहुत अधिक रहते हैं, है ना? हमने इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डाली हैं ताकि आपके रिवीजन में थोड़ा-सा टाइम लगे, क्योंकि टाइम इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है? ताकि रिवीजन आपका अच्छे से अच्छे होता रहे, और सिर्फ़ आपको रिकॉल ही तो करना है, एक्स्ट्रा चीज़ें थोड़ी ना पढ़नी है। आप रिकॉल करो, शॉर्ट नोट्स हैं, और जब से सबसे शॉर्ट नोट्स ही हैं ये आपको यूट्यूब में। अगर आपको इससे ज़्यादा शॉर्ट आपको नोट्स नहीं मिलेंगे कहीं भी, और इस तरह का कंटेंट नहीं मिलने वाला। तो आप इस का फ़ायदा लें, और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें, और आपकी कल से जो ज्योग्राफ़ी की एनसीईआरटी की क्लास है, उसमें 6 से 12 तक की सारी जो बेसिक है और स्टार्टिंग है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस है दृष्टि की, तो उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं कल से। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है? तो अभी देखें, तो सबसे जो महत्वपूर्ण अभिलेख और उनके शासक के बारे में पढ़ लेते हैं अब। ठीक है? यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, और बनते भी हैं। जैसे गुप्त वंश की बात करें तो इसमें प्रयाग प्रशस्ति से मिला था, है ना? प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयागराज से मिला था, और ये किससे संबंधित था? समुद्रगुप्त से संबंधित है। प्रयाग प्रशस्ति प्रयागराज में मिला था, और इसकी जो रचना थी वो किसने करी थी? हरिशेन द्वारा, है ना? संधि विग्रह हरिशेन द्वारा इसकी रचना की गई थी, ठीक है? तो याद रखना है, हरिशेन के द्वारा जो किसकी प्रयाग की है? प्रयाग प्रशस्ति प्रयागराज में था, और समुद्रगुप्त से संबंधित था। है ना? फिर देखें भानुगुप्त। भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख की बात करें तो ये सबसे सर्वप्रथम सती प्रथा और गोपराज नामक सैनिक की पत्नी का लिखित साक्ष्य प्राप्त देता है। ठीक? तो ये हमें याद रखना है कि जो है भानुगुप्त जो भानुगुप्त ऐरण अभिलेख है ना, ये कहाँ से मिला था? सागर मध्य प्रदेश से हमें प्राप्त होता है ना? और सबसे पहले इसमें सती प्रथा के गोपराज नामक एक सैनिक था, उसके बारे में लिखित साक्ष्य मिलते हैं, सती प्रथा के बारे में। ठीक है? प्राचीन भारत से सती प्रथा के जो किस अभिलेख से सती प्रथा के जो साक्ष्य हैं वो लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये आंसर आपका वो क्या हो जाएगा? भानुगुप्त का जो ऐरण अभिलेख है, जो सागर मध्य प्रदेश में प्राप्त हुआ है, वहाँ से सबसे पहले सती प्रथा के गोपराज नामक सैनिक की पत्नी के लिखित साक्ष्य हैं सती प्रथा के। ठीक है? फिर आता है आपका रुद्रदमन, जो शासक था, इसने जूनागढ़ अभिलेख था, इससे संबंधित कौन सा था? जूनागढ़ अभिलेख था, और जूनागढ़ पड़ता है आपका गुजरात में, और इसमें संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख कौन सा है आपका? रुद्रदमन अभिलेख, है ना? जूनागढ़ अभिलेख है, रुद्रदमन शासक से संबंधित है जूनागढ़ अभिलेख, और ये गुजरात में प्राप्त हुआ, और संस्कृत भाषा का सबसे पहला अभिलेख आपका ये जूनागढ़। ठीक है? ये हमें याद रखना है। ठीक? तो क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस होते हैं कि एकमात्र संस्कृत भाषा का अभिलेख निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है? तो क्या आंसर लगाना है आपको? जूनागढ़ अभिलेख केवल एकमात्र ऐसा जो संस्कृत भाषा में प्राप्त अभिलेख है।
स्कंदगुप्त की बात करें तो ये गुप्त शासक है स्कंदगुप्त, और इसका जो अभिलेख है ना भीतरी स्तंभ लेख है ना। भीतरी स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है, तो स्कंदगुप्त से है, गुप्त शासक में। ठीक है, इसमें हुड़ों के आक्रमण की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ से तीन तरह से सवाल बन सकते हैं, जैसे भीतरी स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है, स्कंदगुप्त से। ठीक है, भीतरी स्तंभ लेख किस वंश से संबंधित है, गुप्त वंश से। ठीक, और किस अभिलेख में किस अभिलेख में हुड़ों के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है या मिलती है, तो वो भी आपका हो जाएगा भीतरी स्तंभ लेख। ठीक है, तो यहाँ से तीन सवाल मैंने आपके बना दिए, और आप भी ये इस तरह से सवाल बना सकते हो। खारवेल का कलिंग अभिलेख में देखें तो जैसे हाथीगुम्बा अभिलेख। ठीक है, खारवेल से संबंधित है, कौन सा है, हाथीगुम्बा अभिलेख है। ये किससे संबंधित है, खारवेल का लिंग। ठीक है, और ये किस एरिया में था, आपका उड़ीसा वाले में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, हाथीगुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है, खारवेल शासक कलिंग से। ठीक है, फिर आता है आपका पुलकेशन सेकंड। पुलकेशन सेकंड की बात करें तो ये किससे संबंधित है, चालुक्य वंश का था, और ये इससे जो अभिलेख संबंधित है वो अहल अभिलेख संबंधित है। ठीक है, इसमें दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा इसकी रचित किया गया था। तो यहाँ से सवाल बनने की पॉसिबिलिटी कैसी होती है कि जैसे अहल अभिलेख है वो किसके द्वारा रचा गया था या निर्मित किया गया था या बनाया गया था, तो वो था रवि कीर्ति। ठीक है, और रवि कीर्ति कौन था, पुलकेशन द्वितीय का दरबारी कवि था। ठीक है, और जो पुलकेशन द्वितीय था वो किस वंश से संबंधित था, चालुक्य वंश से। तो ये हो गया आपका अवलंबन एप्लीकेशन से संबंधित है, और इसमें दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा इसकी रचना की गई थी। फिर आता है राजा भोज प्रतिहार, है ना। राजा भोज थे, और ये प्रतिहार वंश के थे, है ना। राजा भोज प्रथम थे और प्रतिहार वंश थे, और इनकी जो थी ग्वालियर प्रशस्ति एमपी में स्थित है। ठीक है, तो ग्वालियर प्रशस्ति ये जो मध्य प्रदेश में स्थित है वो किस शासक से संबंधित थी, राजा भोज प्रथम से संबंधित थी, और ये किस वंश से था, प्रतिहार वंश थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसको भूलना नहीं है भाई। ठीक है, फिर आता है आपका विजय सेन। विजय सेन जो है, विजय सेन के द्वारा जो था वो किससे संबंधित था, देवपाड़ा अभिलेख, है ना। किससे संबंधित है, विजय सेन से संबंधित है, देवपाड़ा अभिलेख, इसको याद रखना है। और हर्षवर्धन वर्धन वंश से वर्धन वंश से था, और इसमें मधुबन और बांसखेड़ा अभिलेख इससे संबंधित है। तो ये दोनों याद रखना है, मधुबन और बांसखेड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है, हर्षवर्धन से। यशो धर्मन, है ना, यशो धर्मन ये था, ये मालवा नरेश था, और इससे कौन सा अभिलेख संबंधित है, मदसौर प्रशस्ति। ठीक है, तो मदसौर प्रशस्ति किस शासक से संबंधित थी, यशोधर्मन मालवा नरेश से संबंधित था मदसौर प्रशस्ति। फिर आता है आपका गौतमी बलमशी सातवाहन। ठीक है, गौतमी बलशी सातवाहन वंश से थी, और इसमें नासिक अभिलेख जो है आपका गौतमी बलशी सातवाहनों से संबंधित है, नासिक अभिलेख। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अभिलेख थे जो आपको याद रखने हैं। जब आप रिवीजन कर देना ना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अगर अच्छी लगती है तो हम और भी इसके सेशन लेके आएंगे। और प्लीज़ ज्योग्राफी के जो चैप्टर वाइज 6 to 12 तक, क्लास 6 to 12 तक जो ज्योग्राफी के चैप्टर हैं उनके जो एमसीक्यू हैं उनको आप देखना ना भूलें, और उनकी प्रैक्टिस करना ना भूलें। ठीक है, वो कल आपकी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने आज उनके क्वेश्चन हैं जो तैयार कर दिए हैं। ठीक, आगे चलें, महत्वपूर्ण अभिलेख और उनकी व्याख्या भी देख लेते हैं, किस अभिलेख में क्या क्या हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये थे आपके महत्वपूर्ण अभिलेख, और उनकी व्याख्या देख लेते हैं, किसी अभिलेख में क्या क्या दिया गया है और क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखें तो प्रयाग स्तंभ लेख, है ना। प्रयाग स्तंभ लेख है, और ये किसका अभिलेख है, अशोक का अभिलेख है, और इसमें कारुबाकी एवं तीवर का उल्लेख मिलता है। तो ये हमें इंपॉर्टेंट रहता था, याद करने वाला पॉइंट है कि कारुबाकी एवं तीवर का जो उल्लेख मिलता है वो किस अभिलेख में देखने को मिलता है, तो प्रयाग स्तंभ लेख है, और किससे संबंधित है, अशोक अभिलेख से। ठीक है, फिर आता है उदयगिरी का गुहा लेख होता है ना। ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, ये हमें याद रखना है कि जो उदयगिरी का गुफा लेख है किस शासक से संबंधित है, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, और इसके जो उद्देश्य है ना, उद्देश्य में क्या देखा, अनुसार संपूर्ण पृथ्वी को जीतना इसका उद्देश्य था, इसमें जो दे रखा है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो सपना था, है ना, वो क्या था, संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। किससे संबंधित है, ये बोला था चंद्रगुप्त द्वितीय का। ठीक है, और किस अभिलेख में ये उपलब्ध मिला है, उदयगिरी गुहा लेख में। ठीक है, फिर आता है तुमन अभिलेख। तुमन अभिलेख की बात करें तो इस अभिलेख में कुमार गुप्त प्रथम का शरदकालीन सूर्य की तरह बताया गया है। तो ये भी हमें याद करने वाला पॉइंट हो जाता है कि जो कुमार गुप्त प्रथम को शरदकालीन सूर्य की जो तरह बताया गया है वो किस अभिलेख में बताया गया है, तो वो अभिलेख है आपका तुमन अभिलेख। ठीक है, तुमन अभिलेख, ये हमें याद रखना है। फिर आता है मदसौर अभिलेख की बात करें तो इसमें यशोधर्मन को जननेंद्र कहा है। ठीक है, किस
अभिलेख में, किस अभिलेख में यशोधर्मन को जननेंद्र कहा गया है? तो ये अगर पूछ लेता है तो कौन सा हो जाएगा? मदसौर अभिलेख में यशोधर्मन को जननेंद्र कहा गया है। फिर आता है आपका महरौली का लौह स्तंभ। महरौली का लौह स्तंभ की बात करें तो इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है और इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख मिलता है। तो ये स्टेटमेंट के तौर पर अगर पूछ लेता है कि महरौली अभिलेख में चंद्रगुप्त प्रथम के विजयों का उल्लेख मिलता है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत होगा, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम नहीं है, चंद्रगुप्त सेकंड है। ठीक है, तो ये आपको उल्लेख मिलता है किसमें? महरौली अभिलेख में। तो ये पॉइंट है, आपको याद रखना है। मैं सिर्फ आपको रिवीजन करा रहा हूँ, आप इसको क्वेश्चन फॉर्मेट में आप कंप्लीट करते रहे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, फिर देख लेते हैं विदेशी विवरणों को, देखते हैं हम। ठीक है, विदेशी विवरण देख लेते हैं। विदेशी विवरणों में क्या था? सिकंदर के आक्रमण की जानकारी पूर्ण रूप से ग्रीक स्रोतों से पर आधारित है। ठीक है, अगर सिकंदर के जो आक्रमण है ना, उनकी अगर जानकारी देते हैं, पूर्ण रूप से जानकारी उनके ग्रीक स्रोतों पर ही आधारित है। यूनानी लेखक व उनका आने का क्रम क्या था, है ना? जो आपके यात्री थे वो किस क्रम में आए थे, है ना? तो वो देख लेते हैं। यूनानी लेख, जैसे हेरोडोटस, हेरोडोटस आया था, इसने जो पुस्तक लिखी है ना वो कौन सी है? हिस्टोरिका। हेरोडोटस की पुस्तक कौन सी है? हिस्टोरिका है। और इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो हेरोडोटस को क्या, किसको बोला गया है इतिहास का पिता? हेरोडोटस को बोला, और इनकी जो पुस्तक है वो कौन सी है? हिस्टोरिका है। फिर आता है आपका मैगनेस्तीनिस। मैगनेस्तीनिस आया था, सेल्यूकुलस का राजदूत था। ठीक है, सेल्यूकुलस निकोटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो यहाँ से सवाल बन जाता है कि मैगनेस्तीनिस जो है किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था। और पुस्तक कौन सी लिखी थी इसने? इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। और मौर्य शासन के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है किससे? मैगनीज के इंडिका पुस्तक से। ठीक है, फिर आता है आपका स्ट्रैबो। मैगनीज के बाद आया था स्ट्रैबो। स्ट्रैबो, इसने मैगनीज के विवरण को क्या बनाया था? काल्पनिक। ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कई बार चेंज कर देता है स्टेटमेंट को, है ना? तो जैसे मैगनीज के विवरण को काल्पनिक किसने बोला है? स्ट्रैबो ने बोला है। तो ये आपको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आलोचना में आता है। टॉलमी, टॉलमी की पुस्तक कौन सी है? ज्योग्राफी। टॉलमी ने ज्योग्राफी पुस्तक लिखी थी और इसने प्राचीन भारतीय भूगोल का वाणिज्य की जानकारी दी थी। ठीक है, प्राचीन भारत के वाणिज्य की जानकारी कौन देता है? टॉलमी की पुस्तक ज्योग्राफी में हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये थे कुछ विदेशी विवरण। फिर आते हैं चीनी लेखक। ठीक है, चीनी लेखक कौन कौन थे? जैसे चीनी लेखकों के आने का क्रम, ये कई बार पूछ लेता है। अभी अभी पूछा था ये, आपके पीसीएस में पूछा था। ठीक है, और यूके पीसीएस में भी पूछा गया था यही वाला क्रम। जैसे फायान की बात करें तो सबसे पहले कौन आता है? फायान आता है। और कब आया था? इसकी जो टाइम पीरियड रहता है 399 और 414 में। ये कई बार पूछा गया टाइम है। ठीक है, तो टाइम हमें याद रखना है और इसका क्रम भी याद रखना है। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, फायान आया था, और के काल में भारत आया था। और इसने जो रचना की थी फगुआजू, फगुआजू जो थी रचना है आपकी फायान से संबंधित है। और इसमें विवरण किसका दिया है? फाहुआजी में विवरण दिया है। भारत के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का विवरण मिलता है फाहुजी में। और किसके द्वारा लिखी है? फायान के द्वारा। और फायान कब आया था? 399 से 414 ईस्वी में आया था। और किसका शासक था इस समय? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ये आया था। ठीक है, फिर आता है आपका हैंसांग। हैंसांग आया था फायान के तुरंत बाद। तो 629 से 645 ईस्वी में ये हैंसांग भारत में रहता। और ये हर्षवर्धन के समय के शासनकाल में ये भारत आया था। इसकी रचना कौन सी थी? सी यू की। सी यू की किसकी रचना है? किस विदेशी यात्री की रचना है? तो इसको लगाना आपका हैंसांग की। ठीक है, और फोआजी किसकी रचना है? तो फायान की। तो फोआजी और फायान, ये हो गया हैंसांग सी यू की, हैंसांग सी यू की, ये हो गया। फिर आता है आपका इप सिंह आता है। ठीक है, इप सिंह आता है और इसका जो टाइम था 671 से लेकर 693 ईस्वी में आता है। और इसने बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं लिखी थी, है ना? तो बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथा लिखने वाला दूसरा पहला जो था विदेशी यात्री कौन था? इप सिंह था। ठीक है, और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भी इसमें वर्णन किया गया है। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन मिलता है इसकी आत्मकथा रचनाओं में। ठीक है, ये एक बौद्ध भिक्षु था। ठीक है, फिर आता है चाओजू कुआ। चाओजू कुआ था 1225 से 1254 में। इसने विवरण दिया है चीनी अरब व्यापार का। विवरण किस में देखने मिलता है? कुआ में। ठीक है, चाओजू कुआ के अंतर्गत। फिर आता है आपका रोमन लेख। रोमन लेखक की बात करें तो रोमन लेखक में कौन कौन थे? प्लिनी था, है ना? इसने रचना की थी नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री किससे संबंधित है? प्लिनी की है। और इसने क्या विवरण दिया था? भारत और इटली रोम के बीच में व्यापारिक संबंधों का जो जानकारी हमें मिलती है प्लिनी के लेख में मिलती है। और इसने किस में मिलती है? नेचुरल हिस्ट्री में। ठीक है, फिर आता है आपका अरबी लेखक वक्त, उनका क्रम।
अरबी लेख और उनका क्रम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले आते हैं सुलेमान। सुलेमान 9वीं शताब्दी में आते हैं और इसने रचना किसकी थी? सिलसिला उत त्वारिख की रचना करने वाला है सुलेमान। और इसमें पाल प्रत्यार राष्ट्रकूट राज्यों का वर्णन भी इसमें मिलता है। तो यहाँ से भी सवाल बनने के चांसेस हैं। अच्छे चांसेस से बना नहीं है लेकिन बन भी सकता है। इसमें पाल प्रत्यार राष्ट्रकूट राज्यों का वर्णन सिलसिले उत तारीख हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगर ऐसे पूछ लेता है तो क्या लगाना है? स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है अल बिलादुरी। अल बिलादुरी आया था 9वीं शताब्दी ईस्वी में और इसकी रचना कैसी थी? फतुल फुलदान था। और इसमें भारत पर अरब आक्रमणों का विवरण इसमें दिया गया है ना। भारत पर अरब आक्रमणों का विवरण किस में दिया है? अल बहादुरी की रचना फतुल बुल्दान में पता चलता है। ठीक है, फिर आता है आपका अल मसूदी आया था 1957 में। इसकी रचना क्या थी? इसने महल महल जहान की रचना करती और इसमें प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट का वो भी वर्णन इसमें मिलता है। तो ये भी आपको याद रखने वाला पॉइंट है। फिर आता है अलबरूनी आया था। उसके बाद में आता है अलबरूनी। अलबरूनी आया था 1024 से 1030 में। इसमें यह एक गणितज्ञ व ज्योतिषविद था। ठीक है, अलबरूनी गणितज्ञ भी था। ठीक है, गणितज्ञ और था ज्योतिषी, है ना, ज्योतिषी। महमूद गजनी के साथ भारत आया था अलबरूनी। तो कौन जो था? महमूद गजनी के साथ भारत आया था, अलबरूनी था आया था और सोमनाथ पर इसने आक्रमण किया था। ठीक है, फिर आता है प्राचीन भारत के इतिहास के आधुनिक लेखक कौन थे? प्राचीन भारत जो थे उनका जो लेखक था उसके आधुनिक लेखक कौन बने? तो यहाँ था सर विलियमसन जोन्स। सर विलियमसन जोन्स 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला कौन था? सर विलियम जोन्स था, जिसने 1789 में करा था। 1785 में विलिंकस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कराया था। तो 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कराने वाला कौन था? विलिंकस था। ठीक है, और जो अभिज्ञान शकुंतलम का क्या है वो सर विलियमसन जोन्स है। और जो 1785 में विलिंकन ने किया था भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। सबसे प्राचीन पांडुलिपियां की बात करें तो बर्च बर्च की जो छाल थे ना, बर्च की छाल और ताड़ के पत्तों पर लिखी गई थी। तो ये थी सबसे पुरानी, बर्च और ताड़ के पत्ते। पुराणों के रचयिता कौन थे? लोमहर्ष। पुराण किसने लिखे थे? लोमहर्ष के द्वारा पुराण का रचना की गई थी। और फिर रामायण की बात करें तो इसमें चतुर्वर्षती शास्त्रीय संहिता के नाम से भी जाना जाता है किसको? रामायण को। और महाभारत को जय संहिता के नीचे जाना जाता है। ये कई बार पूछ लेता है कि रामायण को किस नाम से भी जाना जाता है? चतुर्वर्ष संहिता, शास्त्रीय संहिता के नाम से जाना जाता है। और महाभारत को जय संहिता के रूप में जाना जाता है। वनडे एग्जाम के तौर पर वो पूछ लेता है। प्रमुख साहित्य और उनकी रचनाएं भी देख लेते हैं। यहाँ से भी कई बार क्रॉनिकल वाले सवाल बनते हैं। ठीक है, मोस्टली इंपोर्टेंट रहता है आपका ये यूपीएससी और वो आर और पीसीएस के लिए। ठीक है, अष्टाध्यायी की बात करें तो अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की रचना है और इसमें व्याकरण ग्रंथ है एक तरह का। ठीक है, कथा सरिता सागर किसी रचना है? सोमदेव की है और इसमें मौर्य काल विषय में जानकारी हमें प्राप्त होती है कथा सरिता सागर में। महाभाष्य की बात करें तो ये पतंजलि की है और इसमें पुष्पमित्र शुंग के विषय में हमें जानकारी मिलती है महाभाष्य से पतंजलि की। ठीक है, और बृहद कथा मंजरी की बात करें तो इसमें क्षेमेंद्र के द्वारा इसकी रचना की थी, बृहद कथा मंजरी की क्षेमेंद्र के द्वारा। और इसमें मौर्य काल के विषय के बारे में जानकारी हमें मिलती है बृहद मंजरी से। अर्थशास्त्र की बात करें तो ये कौटिल्य का है और इसमें मौर्य काल की जानकारी हमें मिलती है। नीति सार की बात करें तो ये कामतक की है। ठीक है, गुप्तकालीन राजतंत्र के विषय में इसकी जानकारी मिलती है। मालविका अग्निमित्रम की बात करें तो ये कालिदास की है। ठीक है, मालविका अग्निमित्र किसके द्वारा रचित है? कालिदास के द्वारा। और ये किस ये समय था? शुंग वंश के विषय में इसमें जानकारी मिलती है आपकी मालविका मित्र में। मृच्छकटिकम मृच्छकटिकम ये क्या था? एक शूद्रक शूद्रक था और इसमें गुप्तकालीन समाज का विवरण इसमें मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से आपको देखना है शूद्रक। ठीक है, शूद्रक मत्स्यकटिकम में लिखी थी और गुप्तकालीन समाज का विवरण इसमें। हर्षचरित की बात करें तो ये बाणभट्ट के द्वारा लिखित है और हर्ष की उपलब्धियों का इसमें विवरण दिया गया है। फिर देख लेते हैं रामचरित, है ना। रामचरितमानस है, इसमें संध्याकर नंदी के द्वारा इसकी रचना की गई है। रामचरित की संध्याकर नंदी के द्वारा रचना। और ये भी इंपॉर्टेंट है। और बंगाल शासक राजपाल की इसमें जीवन कथा, इसके बारे में बताइए। राजतरंगिणी की बात करें तो इसमें राजतरंगिणी कुल्लड़ द्वारा प्राप्त हुई थी और कश्मीर के राजवंशों का क्रमवार वितरण मिलता है। ठीक है, राजतरंगिणी कल्लड़ की है और कश्मीर के राजवंशों का क्रमवार जो विवरण मिलता है वो राजतरंगिणी में देखने को मिलता है। फिर आता है आपके पृथ्वीराज रासो किसकी है? चंद्रवरदाई की है और पृथ्वी राजा चौहान की उपलब्धियों का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आज का जो प्राचीन भारत के इतिहास के जो स्रोत हैं वो हमने आज देख लिए हैं। सिर्फ इतना ही इसमें था। हमने कई बुक से जो सोर्स है वो हमने यहाँ से कलेक्ट किया है और ये आपका जो पीडीएफ है वो तैयार की थी, क्लास तैयार की है। तो आप देख सकते हो किस तरह की जो क्लास है आपकी, किस तरह से हमें रिवीजन करना है। शॉर्ट रिवीजन करना है, अधिक से अधिक रिवीजन करना है, तो आपको इस तरह से जो है नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, क्लास लेनी पड़ेगी। तो आज की जो क्लास है और नेक्स्ट जो क्लास आने वाली है वो अगली क्लास आएगी
ठीक है? मौर्य काल के बारे में हम उसमें पढ़ लेंगे, ठीक? और फिर उसके बाद में मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे। इसी तरह से हम 10 घंटे में 10 क्लास में हम इसको कंप्लीट करा देंगे आपके एशियन हिस्ट्री को, जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है, ठीक है? तो आप देख सकते हो इसमें आपका रिवीजन है, रिवीजन अच्छे से होगा और कल हमारी जो क्लास है ना वो स्टार्ट होने वाली है ज्योग्राफी 6 टू 12 की जो ज्योग्राफी है, दृष्टि आई इसकी उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आप अधिक से अधिक चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफ़िकेशन ईज़ी मिल जाए, ठीक है? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।